तो आज हम बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने और दैट वीडियो विल डेफिनेटली टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग। बहुत सारी चीज़ें आपको ये वीडियो सिखाएगी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे डेली 10 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज है वो साइंस बैक्ड है, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च पे बेस्ड है। ठीक है। तो ये जो जितनी भी मैंने टेक्निक बताई हैं उनको मैंने पढ़ा है बुक्स में। लगभग यहाँ पे 30 से 40 किताबें मैंने इसी सब चीज़ों पर पढ़ी हैं, उसका जिस्ट होगा यहाँ पर। उसके अलावा मैंने पर्सनली जो यूज़ करी हैं मैं वो बता रहा हूँ। जो पर्सनली मैंने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी हैं और उसके बाद पर्सनली यूज करके जिस जो मुझे मोटिवेट करा, मतलब जिसकी हेल्प से मैं 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाता हूँ, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए और आई विल गारंटी कि इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे। और बहुत कुछ सीखने के अलावा अगर आप ये टेक्निक्स को लिखेंगे, एक जगह लिख लेंगे या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज बता दिया और कल आप 10 घंटे पढ़ाई करने लगे, ऐसा नहीं होगा। देखो, जो पढ़ाई करने की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है। पहले आप अभी अगर 1 घंटे पढ़ रहे होंगे तो पहले आप 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे धीरे धीरे ये स्लोप ऊपर जाता है। और लगभग लगभग आपको 10 से 12 दिन लगेंगे अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे। तो 10 से 12 दिन के अंदर आप अगर आप 3 या 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आराम से आप 10 घंटे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी 1 ही घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि ये जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत अच्छे से आप इनको यूज कीजिए और ये डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपको पढ़ाई में। तो अगर आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देंगे लास्ट तक, ताकि हम सीखें कि हमारा जो कंपटीटर है वो भी 10 घंटे पढ़ रहा है और हम कैसे 10 घंटे पढ़ सकते हैं। तो पहले मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। पहला, इसके नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद एक नोटबुक में लिखिए कि आपको करना क्या क्या है। इसमें मैंने बहुत सारी एक्शनेबल टिप्स दी हैं, मतलब आपको जो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, जो एक्शंस आपको लेने हैं, तो वो ज़रूरी है कि आप एक कॉपी में लिखें और उसके बाद एक एक करके टिक करते जाएं कि हाँ मैंने ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा। और एक साथ सारे अप्लाई करने की कोशिश मत करें, धीरे 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 एक एक करके अप्लाई करें। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा मत करिए कि एक साथ बहुत ज़्यादा चेंज लाओगे। 2 दिन तक तो सही से पढ़ लोगे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उसी पटरी पे आ जाओगे। लेकिन आप धीरे धीरे सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो 95% यू विल अचीव दिस गोल। तो मैं 100% इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम निकालें, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है। तो दूसरा डिस्क्लेमर है कि आप इसको एंड तक देखें, क्योंकि मैंने लास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मिस कर दें। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये जिस्ट है बहुत सारी किताबों की, मतलब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लगभग 100 से ऊपर ही किताबें पढ़ चुका हूँ। तो उसमें से जो मेन किताबें थी फोकस के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, उसका जिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि साइंस क्या है। साइंस क्या है 10 आवर स्टडी में। तो पीक परफॉर्मेंस क्या होता है। देखो, एक किताब है डीप वर्क बाई कार्ल न्यूपोर्ट, उसमें बताया गया कि जो पीक परफॉर्मेंस होता है, जो हमारा ब्रेन है वो 4 से 5 घंटे फोकस्ड आवर्स के लिए ट्रेंड है। मतलब हमारा जो ब्रेन इवोल्यूशन से ऐसा है कि वो एक बार में 4 से 5 घंटे फोकस कर सकता है। अगर आप 4 से 5 घंटे से ज़्यादा उसको फोकस करवाएंगे तो वो अल्टीमेटिकली वो ड्रेन हो चुका होगा और उसके बाद उसको आपको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपको याद रखना है कि आपको अपना ब्रेन को 4 से 5 घंटे से ज़्यादा एक बार में यूज़ नहीं करना है। लेकिन 4 से 5 घंटे उन लोगों के लिए जो उसको 4 से 5 घंटे तक ट्रेन कर चुके हैं। हो सकता है अभी आपका ब्रेन सिर्फ 1 घंटे फोकस करने के लिए ट्रेन हो सकता है अभी आपका ट्रेन 30 मिनट फोकस करने के लिए ट्रेन हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप एक बार में कितनी देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं बिना कोई स्ट्रेन के। तो फिर आपका वो होगा, वो फोकस टाइम हो जाएगा। फिर उसको आप लिखिए और देखिए कि फिर आप टारगेट बनाइए कि आज मैंने इस बार इस सेशन में मैंने 30 मिनट बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के पढ़ा है। उसके बाद मैं 35 पढ़ूंगा, 40 पढ़ूंगा, ऐसे करते करते आप 45 टू 50 मिनट तक का एक सेशन बना लीजिए। मतलब 50 मिनट पढ़ेंगे और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। दूसरी चीज़ है, आप क्वालिटी को ज़्यादा फोकस कीजिए क्वांटिटी से। मतलब क्या है, कुछ 2 लड़के हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट हैं। एक ने क्या किया, एक ने 5 घंटे पढ़ा और 5 घंटे में उसने जितना भी पढ़ा उसने सब कुछ रिटेन कर लिया। दूसरा स्टूडेंट है, उसने 10 घंटे पढ़ा लेकिन 10 घंटे में उसने सिर्फ इतना पढ़ा, उसमें भी उसको कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप बैठे हैं, नहीं। तो आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है क्वांटिटी से। जबकि और चीज़ों में अपोजिट ट्रू होता है, लेकिन पढ़ाई में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है।
ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको अपना जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो प्लान है उसको पहले ही बनाना होगा कि आज सुबह सुबह जब आप सबसे पहले उठो तो आप पूरा बनाओ प्लान कि आज के दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है। अगर आपके पास एक प्लान होगा सुबह सुबह, तो आपको क्या होगा कि आप दोपहर में मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं अगला क्या पढ़ूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। लेकिन आप सुबह सारी प्लानिंग करके बैठेंगे तो आपको कोई टाइम सोचने में नहीं जाएगा। आपको पता होगा कि हाँ आज मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। और उसके अलावा दो टेक्निक होती है, एक होता है पोमोडोरो टेक्निक और एक होता है अल्ट्राडियन रिदम। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। जो अल्ट्राडियन रिदम है ये मैंने एंड्रू ह्यूबरमैन से सीखी थी, और पोमोडोरो टेक्निक मैंने एक किताब में पढ़ी थी। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 25 मिनट पढ़ते हैं और 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट पढ़ते हैं, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 40 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम कहते हैं कि 60 मिनट तक आप पढ़िए और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। और ऐसे आप 4 सेशन लीजिए, मतलब 4 सेशन मतलब जैसे मान लो 25-25-25-25 4 सेशन लिया आपने, और 4 सेशन के बाद आपने 5-5 मिनट का ब्रेक लिया, तो 2 घंटे होगा टोटल। अब 2 आवर्स के बाद आपको एक 30 मिनट का ब्रेक लेना है ताकि आपका ब्रेन पूरा मतलब फिर से ओरिजिनल स्टेट पर आ जाए। फिर आप 25-25 मिनट के सेशन डिज़ाइन कीजिए, या फिर आप इसको जो 25 मिनट है आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मिनिमम आपको 25 रखना ही होगा, 25 से कम नहीं रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है अल्ट्राडियन रिदम। ये मैंने एंड्रू ह्यूबरमैन से सीखा था। तो उसने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, आप 90 मिनट की एक टॉपिक लें कोई भी, और देखें कि ये 90 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको बैठ के 90 मिनट के अंदर ख़त्म कर दो, फिर आप थोड़ा 15 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर 90 मिनट में उसको ख़त्म कर दो, दूसरा टॉपिक लो, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लो। तो मैं पर्सनली ये वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप 90 मिनट के बाद अपनी चेयर से उठते हैं तो आपको एक लगता है कि हाँ आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं इस 90 मिनट में। तो ये पर्सनली मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के अंदर अभी वो उतना ज़्यादा फोकस करने का कैपेसिटी नहीं होगी, तो वो ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो कि 90 मिनट के 3 सेशन आप 6 से 12 के बीच में दे सकते हैं। ठीक है। 1 से 5 मिनट के बीच में 2 सेशन और दे दिए 90 मिनट के। 7 से 9 बजे के बीच में एक सेशन और ले लिया 60 मिनट का। तो मतलब बेसिकली आपको पढ़ना है फिर ब्रेक लेना है, पढ़ना है फिर ब्रेक लेना है, पढ़ना है फिर ब्रेक लेना है। और जैसी आपकी नीड हो, जैसा आपका शेड्यूल हो, आप हो सकता है वो रात में पसंद करते हो पढ़ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लीजिए। लेकिन आप ब्रेक ज़रूर लीजिए, ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो फोकस करने का जो ग्राफ होता है वैसा होता है। एक ऐसे जाता है, 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 फिर ऐसे गिरने लगता है। तो एक पीक टाइम पर पहुंचता है। अगर आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिया ना, तो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब आप पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 मिनट में अगर आप 50 चीज़ें याद कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 10 मिनट में आप सिर्फ 10 ही चीज़ें याद कर रहे होंगे, तो आउटपुट आपका कम हो जाएगा। लेकिन आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आपकी साइकिल फिर से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। और ब्रेक में आपको एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ब्रेक में कभी आप शॉर्ट वगैरह ना देखें। कोई शॉर्ट देखने लगता है, यूट्यूब शॉर्ट्स, कोई इंस्टाग्राम रील्स देखने लगता है, कोई सॉन्ग सुनने लगता है। तो न्यूरो साइंस कहती है कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जब हम शॉर्ट देखते हैं या रील्स देखते हैं तो हमारा अभी जो अटेंशन पढ़ाई पे था, मान लो हमने ऐसी कोई रील्स देख ली जिसके बारे में मेरा दिमाग वहीं स्टक हो गया, मतलब मान लो कोई हमने दुर्घटना के बारे में देख लिया, तो उसके बाद जब हम ब्रेक के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारी किताब तो हमारे सामने होगी, लेकिन हमारा दिमाग किताब में नहीं होगा। हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, तो हमारा जो अटेंशन है वो डिवाइड हो चुका होगा। और जब अटेंशन डिवाइड हो जाता है तो हम अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं पढ़ रहे होते हैं। जितनी इफिशियंसी हमारी होनी चाहिए उतनी इफिशियंसी नहीं होती है। तो ये शॉर्ट और रील्स कभी भी ब्रेक के बीच में ना देखें। दूसरी चीज़ है, सॉन्ग्स भी मत सुने। कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो हाई बीट वाले सॉन्ग होते हैं वो आपके ब्रेन के जो डोपामिन लेवल है उसको वो बहुत ऊपर ले जाते हैं। और आपको जब पढ़ना होता है तो आपको एक स्टेबल लेवल चाहिए होता है डोपामिन का। तो फिर आपका जो दोबारा जो फोकस बनेगा उसमें फोकस बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ना शॉर्ट देखिए, ना रील्स देखिए, ना सॉन्ग सुनिए। सबसे बेहतर चीज़ है आप खुद को बोर कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, बस शांत बैठ जाइए, आंखें बंद करके हेड डाउन करके बैठ जाइए, 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। या फिर सबसे बेहतर है कि इससे भी बेहतर एक चीज़ है, वॉक करिए। आप 15 मिनट की वॉक के चले जाइए, आसपास घूम के आसपास देखिए और वापस आकर दोबारा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है।
ये तीनों सबसे वर्स्ट ऑप्शन है, ये सब चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरो साइंस ऑफ फोकस एंड लर्निंग। देखो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जब हम, देखो ये मैंने पढ़ा था शायद एक किताब है कार्ल न्यूपोर्ट की डीप वर्क, उसी में पढ़ा था शायद मैंने। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, जो ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली जब हम एक स्विच से, एक टास्क से, मतलब मालूम मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैथ से मैं पॉलिटी पे स्विच करता हूँ या फिर हिस्ट्री पे स्विच करता हूँ, जब हम एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करेंगे ना, तो इसका जो मतलब तो इसमें जो हमारी इफ़िशियंसी होती है वो कम हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो पूरे दिन मैथ पढ़ूंगा तो मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, भले ही अगर मैं, जैसे मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानो कि दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट क्या करता है, पहला स्टूडेंट 12 घंटे मैथ पढ़ता है, पूरे एक दिन मैथ पढ़ता है 12 घंटे, दो, ठीक है, और फिर अगले दिन वो 12 घंटे जी के पढ़ता है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, दूसरा स्टूडेंट पहले दिन 6 घंटे जी के पढ़ेगा और 6 घंटे मैथ पढ़ेगा, ठीक है, और दूसरे दिन भी वो 6 घंटे जी के पढ़ेगा और 6 घंटे मैथ पढ़ेगा। तो इसमें किसकी इफ़िशियंसी अच्छी होगी ये बताओ। तो रिसर्च हमें बताती है कि जो पहला स्टूडेंट होगा जिसने जो टास्क है उसको स्विच नहीं किया है, उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस स्टूडेंट। आप अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं 12 घंटे नहीं कर रहा हूँ, 12 घंटे तो कोई नहीं पढ़, मतलब बहुत कम लोग ही पढ़ पाएंगे। 8 घंटे मान लो, 8 घंटे इसने पढ़ा और 4 मतलब इस तरीके से। तो ये जो एक बार में एक काम को निपटा रहा है ना, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो एक बार में आप एक ही काम कीजिए, मोनोटास्किंग कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, दूसरी चीज़ है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन, मतलब क्या है कि अगर आपको देखो जैसे कि हम कोई भी चीज़ कैसे याद रखते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स। तो बेसिकली जब मैंने याद किया ABCD, तो ए का एक न्यूरॉन बन गया, बी का एक न्यूरॉन बन गया, सी का एक न्यूरॉन बन गया। तो आपके दिमाग में जितनी भी मेमोरी है वो सारी न्यूरॉन से बनी हुई है। तो मैं जितनी बार ए बोलूँगा ना, तो उतनी बार इस न्यूरॉन से करंट पास होगा। जितनी बार ए बोलूँगा उतनी बार इस न्यूरॉन से करंट पास होगा, और जितनी बार इस न्यूरॉन से करंट पास होगा उतनी ही मतलब उतनी ही ये स्ट्रांग बन जाएगी। मतलब ये मेरी जो मेमोरी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। तो अगर आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें, जैसे आपने पढ़ा कि जो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, ठीक है, तो आपको ये चीज़ बार बार रिपीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, जैसे आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी जीके की किताब पढ़ रहे हैं, तो आपने इस फैक्ट को पढ़ा, लेकिन इस फैक्ट को पढ़ने के अलावा आप एक बार अपनी ज़ुबान से बोलिए। इससे क्या होगा, जब अपनी ज़ुबान से वो चीज़ बोलेंगे तो आपकी मल्टीपल सेंसेस यूज़ होगी। मल्टीपल सेंसेस मतलब आपके ईयर उस चीज़ को सुनेंगे, ठीक है, आपकी आइज़ तो देख ही रही हैं, ठीक है, आपकी आइज़ देख रही हैं, आपके ईयर यूज़ हो रहा है, आपकी टंग यूज़ हो रही है। तो जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम मल्टीपल सेंसेस के थ्रू पहुंचाते हैं अपने इन्वायरमेंट में, या फिर मल्टीपल सेंसेस यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लिए, तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। अगर हम सिंगल सेंस सिर्फ अपनी आइज़ पर रिलाई करेंगे, सिर्फ हम बस आँखों से रीड करते आगे चले जाएंगे, तो हमारा इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप 15-20 मिनट के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार रिकॉल कीजिए कि इस वीडियो में मैंने क्या देखा, कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है, यहाँ से ऐसा, वहाँ से ऐसा। अगर आप इस तरीके से अगर अपनी वीडियोस देखेंगे और इस तरीके से रिकॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। इसके बाद मैं एक दो केस स्टडी भी बताऊंगा कौन लोग ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बहुत बड़ा फैक्टर होता है एनर्जी एंड हेल्थ। ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि वो मतलब वो सोचते हैं कि बस पढ़ाई करनी है और हेल्थ और एनर्जी को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। देखो एक किताब है वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। तो उन्होंने बताया कि अगर आप 7 से 9 घंटे की स्लीप ले रहे हैं तो आपकी जो मेमोरी है और मेमोरी का जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि जो हम दिन में जो कुछ भी पढ़ते हैं, रात में क्या होता है ना, रात में जो न्यूरॉन्स हम जो दिन में पढ़ते हैं, रात में न्यूरॉन्स हमारी और ज़्यादा फॉर्म होती हैं। तो मतलब दिन में मैंने पढ़ा कुछ भी, ठीक है, उसके लिए जो न्यूरॉन्स का जो फॉर्मेशन होगा वो रात में होगा, मतलब वो स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन अगर हम सोएंगे ही नहीं तो वो न्यूरॉन्स बनेगी ही नहीं, तो हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक याद ही नहीं रहेगी। तो अगर हमें अच्छी मेमोरी चाहिए तो उसके लिए हमें 7 से 9 घंटे तक सोना ही होगा। तो स्लीप को इग्नोर मत कीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम 24 घंटे पढ़ेंगे या 20 घंटे पढ़ेंगे और स्लीप को इग्नोर कर देंगे, मैं बताता हूँ वो लोग सिर्फ घाटे में हैं। इन द एंड लॉन्ग टर्म में उनको इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। ये रिसर्च से प्रूफ है।
ठीक है, क्योंकि ब्रेन फंक्शन एट 40% लेस एफिशिएंसी। अगर तुम स्लीप पूरी नहीं लोगे, 7 से 9 घंटे नहीं सोओगे, तो जो तुम्हारी ब्रेन की फंक्शन की कैपेसिटी होगी वो 40% कम हो जाएगी। 40% का मतलब अगर 1 घंटे में मैं जितना पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 40% मतलब कोई 10, जैसे मान लो मैं सोया नहीं हूँ तो मैं 10 घंटे में जितना पढ़ पाऊंगा, अगर मैं अच्छी नींद लूँगा तो उतना सिर्फ 6 घंटे के अंदर पढ़ लूँगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम अच्छे से नींद लें। दूसरा है ब्रेन न्यूट्रिशन। ब्रेन न्यूट्रिशन में हमें ओमेगा 3 कहाँ से मिल सकता है? आलमंड से मिल सकता, फिश से मिल सकता, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो फिश लीजिए। इसके अलावा वॉलनट, अखरोट से हमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 मिलता है। बेरीज हम ले सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, वो भी हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा पानी जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने ये निकाला भी था फैक्ट कि अगर हम 2 लीटर पानी हमें लगभग डेली पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो हम अगर हाइड्रेट रहेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन बेटर होगा। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे जा रहे हैं। तो रिसर्च बताती है कि अगर हम 20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज वो भी कार्डियो में क्या आता है, जैसे रनिंग आ गया, स्किपिंग आ गया, मतलब जो रस्सी से कूदते हैं वो। तो मतलब ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें कार्डियो, रनिंग, स्किपिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। तो कार्डियो अगर हम 20 मिनट करेंगे तो इससे हमारा जो फोकस है वो 10% बूस्ट हो जाएगा। कार्डियो अगर हम 20% करेंगे तो हमारा जो फोकस है वो 10% बूस्ट हो जाएगा। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी BDNF की ग्रोथ होती है। BDNF क्या होता है? BDNF होता है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे फंक्शन, जो ब्रेन डेवलपमेंट और फंक्शन में काम में आता है। ठीक है, तो BDNF का यूज़ जो होता है वो लर्निंग, मेमोरी और मूड रेगुलेशन में भी होता है। तो जब हम 20 मिनट अगर डेली हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्रेन 10% बूस्ट हो जाएगा और हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ पाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए। इसके अलावा आता है मोटिवेशन एंड माइंडसेट। पहली चीज़ तो आपको समझना होगा कि आप पहले अपना वाई निकालें। वाई, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। अगर आपके पास अपना वाई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। एक अपना वाई निकालो, सोचो बैठ के। अभी आप पढ़ाई लिखाई बंद करो, पहले सोचो कि आपको करना क्या है लाइफ में और क्यों करना है। वाई वो चीज़ होता है जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं, वहाँ पे वो मोटिवेट करता है। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अदर पर्सन लाइफ बेटर। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मैं दूसरे लोगों को वो ट्रांसफ़र कर सकूँ, और जो मैंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में वो दूसरे लोगों को बता सकूँ, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो सारी चीज़ें रिपीट ना करे। ठीक है, क्योंकि मेरी लाइफ में गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रही है, तो आई जस्ट वांट टू गाइड। तो दिस इज़ माई वाई। और आपका वाई कुछ भी हो सकता है। लाइक आप मान लो IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो IIT की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, आपको अमीर बनना है। ये भी वाई हो सकता है, कुछ भी वाई हो सकता है। लेकिन वो वाई ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो उसको आप सोच के कि आप सोचे, जैसे मान लो मेरा वाई है कि मुझे पेरेंट्स को मोटिवेट करना, तो मैं आंखें बंद करके जब मुझे डीमोटिवेट फील हो तो मैं आंखें बंद करूं और सोचूं कि मैं क्यों कर रहा हूं। फिर मुझे याद है कि मुझे अपने पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील करवाना है। ठीक है, और जब मैं एक विजुलाइज करूं कि हाँ देखो मेरे पेरेंट्स कितने प्राउड फील होंगे जब मैं IIT निकाल लूँगा, जब मैं ये करूँगा, तो मतलब इसमें हम मतलब ये वी शुड फील, मतलब अंदर से एक वो फील आनी चाहिए कि हाँ भाई अब तो मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, आई एम वेरी मोटिवेटेड। तो इस तरीके से अपना वाई निकालो, वाई को सामने लिख लो, एक दीवार के सामने लिख लो, और जब कभी भी डिमोटिवेट फील हो उसको पढ़ो कि तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, तुमने क्यों किया था। तो वो आपको हमेशा एक रास्ते पे रखेगी, और आपको जब डीमोटिवेट फील होगा तो वो मोटिवेट करेगी। दूसरी चीज़ है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब जो हमारे स्ट्रगल होते हैं वो हमें सीख देते हैं। स्ट्रगल फेलियर नहीं है। जब कभी भी हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, लोग सोचते हैं छोड़ दो, नहीं। देखो, जो कोई लगा रहता है ना स्ट्रगल के टाइम पे भी वो बस अपना डेडिकेशन पूरा देता है, वही ज़िंदगी में सफल होता है। स्ट्रगल हमें लर्निंग देती है, स्ट्रगल फेलियर नहीं होते हैं, हमें ये समझना होगा। ये एक किताब है माइंडसेट नाम से, कार्लोस कुछ नाम था उसका, ऑथर का। तो वहाँ से मैंने लिया था कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा है हैबिट स्टैकिंग मतलब क्या है? ये एक किताब है एटॉमिक वर्क, उसको पढ़ना आप। तो उसमें इस तरीके से हैबिट स्टैकिंग है। जैसे मान लो मैं सुबह उठता हूँ, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैं करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ। तो ये मेरी हैबिट बन गई है कि मतलब मैं कमरे से निकलूँगा, तो कमरे से निकलने के बाद मुझे ब्रश करना है। मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ, मुझे ब्रश करना होता है।
ब्रश करने के बाद मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो ये मैंने हैबिट स्टैक कर ली। अब मैंने कॉफ़ी के बाद मेरी हैबिट बना ली, मैंने कॉफ़ी के बाद मैंने हैबिट बना ली पढ़ाई करने की। अब ये मतलब ये एक रिदम बन गया। तो जब मैं एक टास्क करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली दूसरे टास्क पे पहुँच जाऊँगा, जब मैं दूसरा टास्क करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली तीसरे टास्क पे पहुँच जाऊँगा, और मुझे इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक होगा। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद वो सिगरेट पीने जाते हैं, आदत होती है, मेरे दोस्त हैं कुछ वो पीते हैं। तो ये उन लोगों ने क्या किया, अपनी एक हैबिट को स्टैक कर लिया कि खाना खाने का एंड होना उन्हें ट्रिगर करता है सिगरेट की तलब। तो एक जो एंड पॉइंट होता है दूसरी एक्टिविटी का, एक एक्टिविटी का एंड पॉइंट दूसरी एक्टिविटी का ट्रिगर पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे मान लो स्टडी आफ्टर मॉर्निंग कॉफ़ी, तो आपने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी के बाद आप पढ़ने बैठ गए। तो अगर आप ये 10-12 दिन करेंगे ना, तो अगले दिन फिर 15-16 दिन बाद क्या होगा, आप जैसे ही कॉफ़ी लेंगे ऑटोमेटिकली आपका मन नहीं करेगा, आप खुद ही पढ़ने बैठ जाएंगे, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। ठीक है। तीसरा आपका जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या गोल अचीव करना, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे इतना करना है। जैसे मान लो तुमने कहा कि मुझे मैथ पढ़नी है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। आप कहो कि मुझे मैथ में अलजेब्रा पढ़नी है, ठीक है, तो मैं कहूँगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मास्टर अलजेब्रा फॉर्मूला इन 3 वीक्स बाया स्पेस्ड रिपीटिशन। तो मतलब ये स्पेसिफिक भी है कि मुझे क्या करना है, मेजरेबल भी है कि हाँ मैं मेजर कर सकता हूँ कि मुझे फॉर्मूला याद है, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो मतलब मुझे फॉर्मूला याद है। अचीवेबल है, 3 हफ्ते में मैं अलजेब्रा मास्टर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, तो अचीवेबल भी होना चाहिए। रिलेवेंट है, मतलब जैसे मान लो मेरा एम है IIT निकालना, ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ GK, तो क्या जी के रिलेवेंट है IIT से? नहीं है। तो ये रिलेवेंट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मेरा जो गोल है उससे रिलेवेंट है, अगर है तभी हमें करेंगे। चौथा, टाइम बाउंड। आपको खुद को एक डेडलाइन देनी पड़ेगी कोई भी चीज़ करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे देना पड़ेगा कि मैं 10 दिन के अंदर ये चीज़ कर लूँगा, क्योंकि जब हमारे पास टाइम लिमिट होती है, एक होता है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि जो वर्क होता है, वर्क एक्सपेंड होता है, हम उसको कितना टाइम देते हैं। जैसे मान लो कि अगर मुझे कोई असाइनमेंट मिले, ठीक है, और टीचर कहे कि मुझे कल जमा करना है, तो मैं एक दिन में उस असाइनमेंट को बना लूँगा। लेकिन अगर टीचर कहे कि ये असाइनमेंट आपको अगले महीने जमा करना है, तो फिर वो असाइनमेंट अगले महीने ही ख़त्म होगा, वो एक दिन में नहीं होगा, वो टाइम ले लेता है। तो आप किसी भी वर्क को कितना टाइम देते हैं, वो वर्क उतना ही एक्सपेंड हो जाता है। तो पार्किंसंस लॉ ये कहता है। तो ये ज़रूरी है कि हम उसको टाइम बाउंड करें, कि हम कहें कि कितना टाइम में एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभार लोग क्या करते हैं कि कोई बड़े टास्क को एक छोटा सा टाइम दे देते हैं। जैसे मान लो कि NCERT पूरी करनी है 10 दिन के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। आप पूरी NCERT 10 दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपकी पहले पढ़ी हुई है तो रिवीजन कर सकते हैं, तो आप फिर कहेंगे कि ये टाइम बाउंड था लेकिन ये हुआ या नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो टास्क लिया है उस टास्क के लिए अप्रोप्रिएट टाइम कितना हुआ। ऐसा नहीं कि आप कोई भी, ऐसा भी नहीं करना कि आपने 1 साल ले लिया, ये भी नहीं कि 10 दिन ले लिए। एक जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा आपको वो टाइम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड माइंडसेट मास्टरी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ टाइनी गेन्स, ये एटॉमिक हैबिट्स में है। अगर आप धीरे धीरे, मतलब जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप उसको एक दिन में नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है कि एक दिन में सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, लेकिन आप धीरे धीरे अगर एक एक चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो देखा यहाँ पर एटॉमिक हैबिट में मैंने ये पढ़ा था कि अगर आप सिर्फ 1% इम्प्रूव करेंगे, सिर्फ 1%, तो 1 साल में आप 37 गुना इम्प्रूव हो जाएंगे। 37 गुना मतलब 3700% इम्प्रूव हो जाएंगे, सिर्फ 1% इम्प्रूव करने से डेली। क्योंकि लाइफ में जो हमें रिटर्न मिलते हैं वो कंपाउंड मिलते हैं, ना कि सिंपल, मतलब कंपाउंड रिटर्न मिलते हैं, ना कि लीनियर, ठीक है। लेकिन अगर आप 1% बुरे बनते जाएंगे तो 1 साल में आपका ग्राफ इस तरीके से नीचे चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली एक चीज़ पे काम करें, धीरे, फिर एक चीज़ पे काम करें, फिर एक चीज़ पे काम करें, एंड धीरे धीरे यू विल प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन एंड यू विल बिकम वेरी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट इज द परफेक्ट स्टडी इन्वायरमेंट। पढ़ाई के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पहला तो शांति होनी चाहिए चारों तरफ। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे इंडिया में अगर लाइब्रेरी नहीं है और हम घर से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक यूट्यूब पर सर्च करना ब्राउन नॉइज़। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मैं ब्राउन नॉइज़ बस लगा के, हेडफोन लगा के बैठ जाता हूँ। उससे क्या होता है कि आसपास की जितनी भी नॉइज़ होती है वो मुझे नहीं सुनाई देती है।
तो मुझे लगता है कि आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्वाइट है। एक होता है वाइट नॉइज़, लेकिन वाइट नॉइज़ मैंने देखा कि वाइट नॉइज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ब्राउन नॉइज़ है। तो आप ब्राउन नॉइज़ को यूज़ करके देखना, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। मतलब जब आप पढ़ने बैठें, हेडफोन लगाएं, ब्राउन नॉइज़ लगाएं और बस पढ़ने बैठ जाएं। दूसरा है कि डेडिकेटेड स्पेस, मतलब एक पर्सनल स्पेस बनाओ अपनी जगह में जहाँ पर कोई नहीं आता हो, मतलब डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे मिनिमम हो। एक रूम ले लो अपना, घर वालों से बात करके, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कुछ भी करो, लेकिन एक पर्सनल स्पेस आपका होना चाहिए जहाँ पे कोई ना आए। क्यों? क्योंकि वही जगह होगी जहाँ पर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। एक मतलब अगर लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारे ब्रेन को डल डल फील होता है, और जब डल फील होगा तो हम इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब वी विल नॉट फील मोटिवेटेड। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं तो अपनी एसी को 22 डिग्री सेल्सियस पर रखिए, लेकिन हम लोग तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ पर्सनली, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन एक किताब थी मैथ्यू वॉकर की थी, 5 स्लीप, तो उसमें बताया गया था पढ़ाई के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, अब कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं। इनको आप खुद ट्राई कीजिए। नोशन यूज कीजिए, एवरनोट मत यूज कीजिए, मुझे एवरनोट पसंद नहीं आया। नोशन यूज कीजिए, फॉरेस्ट टैब यूज कीजिए, और एंकी अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी हो, जैसे मान लो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, तो उसमें आप एंकी ऐप है उसमें आप डाल दीजिए उसको, ठीक है, वो क्या करेगा, इसका फ्लैश कार्ड बना देगा, और फ्लैश कार्ड से धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो एंकी आप खुद ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आप सर्च कीजिए, और आपको अगर समझ में ना आए तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना ट्यूटोरियल, तो एंकी ऐप के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो ब्राउन नॉइज़ है मैं वो यूज़ करता हूँ, स्मूथ ब्राउन नॉइज़ 8 आवर्स। ये आप देख सकते हैं किसने क्या है, आप चाहें तो पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एंकी ऐप ये होता है इंटेलिजेंट फ्लैश कार्ड, रिमेंबरिंग थिंग जस्ट बिकम मोर ईजियर, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी हो डेटा और फैक्ट, तो एंकी ऐप में डाल दीजिए, वो फ्लैश कार्ड बना देगा एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर इट। नेक्स्ट इज बर्नआउट। बर्नआउट से कैसे बचें, मतलब मेरे साथ भी बहुत बार ये होता है कि मैं जब कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और बिल्कुल पीक पे पहुँच जाता हूँ, लेकिन सडनली फिर मैं नीचे गिर जाता हूँ, फिर मैं पीक पे पहुँचता हूँ, फिर नीचे गिर जाता हूँ। तो इस बर्नआउट की साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रेस्ट भी लें, मतलब पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ रेस्ट लें। रेस्ट लेने से क्या होगा, हम रिचार्ज होंगे, और रिचार्ज होंगे तो हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बर्नआउट के साइन क्या है? साइन क्या है? तो मोटिवेशन आपकी चली जाएगी, आपको मन नहीं होगा पढ़ने का। अगर आप पढ़ने का मन नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रहा, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही, तो समझिए आपका बर्नआउट हो गया। और बर्नआउट अगर जब बहुत ज़्यादा हो गया हो तो एक दिन रेस्ट ले लीजिए, ठीक है, और घूमने चले जाइए। एक दिन मतलब वीक में रेस्ट ले लीजिए और घूमने चले जाइए जब आपका बर्नआउट ज़्यादा हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इसमें क्या होता है, यूट्यूब पे सर्च करना माइंडफुलनेस मेडिटेशन 10 मिनट, तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। उसको आप क्या कीजिए, उसको बस सुनिए, हेडफोन लगाइए, और वो जैसे बताता जाए वैसे वैसे मेडिटेट कीजिए। तो उसके लिए एक चीज़ होती है गाइडेड माइंडफुल मेडिटेशन, गाइडेड माइंडफुल मेडिटेशन, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। तीसरी चीज़ है सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन मतलब अपना थोड़ा दोस्तों से कनेक्ट कीजिए ताकि बर्नआउट ना हो। दोस्त आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहेंगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होगा, और जो स्टडी ग्रुप होगा आपका वो आपसे पूछेंगे भी कि भाई कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ लिया, तो वो भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो मेडिकल स्टूडेंट, तो एक किताब थी उसमें बताया गया था कि मेडिकल स्टूडेंट किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है कैसे करते हैं, तो वो एक्टिव रिकॉल का यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो बस किताब को देख रहे हैं, वो बार बार बोलते भी हैं, तो उनको रिपीटिशन करते हैं। और जो पॉलीकॉट होते हैं, पॉलीग्लॉट्स कौन होते हैं? पॉलीग्लॉट्स मतलब जो मल्टीपल लैंग्वेज बोल लेते हैं। और जो एग्ज़ाम टॉपर्स होते हैं वो भी 8 से 10 घंटे देते हैं डेली, ताकि वो किसी पर्टिकुलर इस स्किल में मास्टर हो सकें। तो अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं दे रहे हैं आज के इन्वायरमेंट में, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू क्रैक द कंपटीशन। तो हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा? पहले सीखा कि हम पोमोडोरो टेक्निक जो 25 मिनट वाली थी, या 90 मिनट के ब्लॉक बना सकते हैं। दूसरा है कि हम जो फोकस है उसको मास्टर करें, डीप वर्क करके, या मोनोटास्किंग मतलब एक बार में एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे? अच्छी स्लीप लें, अच्छा फूड लें, एक्सरसाइज करें, कंसिस्टेंट रहें, हैबिट्स अच्छी बनाएं, अपना ग्रोथ माइंडसेट रखें। ये नहीं सोचें कि अगर कोई चीज़ स्ट्रगल है तो वो फेलियर है, नहीं। और बर्नआउट से बचें। बर्नआउट से बचने के लिए रेस्ट लें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें, और आसपास अपने जो दोस्त हैं उनसे बात करते रहें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उसको एक नोटबुक में लिखें और धीरे धीरे उसको अपने लाइफ में अप्लाई करें। ओनली देन ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। नहीं तो फिर जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। जैसे आपने हज़ारों वीडियो देख ली हैं यूट्यूब पे, एक और देख ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसको अगर सीरियसली लेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि नॉलेज का पर्पज़ सिर्फ पता होना नहीं है, नॉलेज का पर्पज़ होता है अप्लाई करना। और जब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक नॉलेज होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप फालतू की नॉलेज लिए हैं, तो उसको अप्लाई करें और अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।